हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपको स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर नंबर 3 प्रोसेस कंट्रोल टेक्निक करवा रहा हूँ। ये जो मेरे पास बुक है स्टैटिस्टिक का है, जो अभी तक का लेटेस्ट एडिशन मार्केट में अवेलेबल है TY BCom सेमेस्टर 5 में, और हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 प्रोसेस कंट्रोल टेक्निक कर रहे हैं। अभी तक मैंने मैनेजमेंट अकाउंट्स आपका पूरा कर दिया है और विद इन दिस वीक हमारा स्टैटिस्टिक्स भी पूरा हो जाएगा। अभी हम 3rd चैप्टर कर रहे हैं, बट विद इन दिस वीक हम स्टैटिस्टिक्स भी पूरा कर लेंगे। दोनों सब्जेक्ट्स हमारे इस हफ्ते में पूरे हो जाएंगे। अब चैप्टर नंबर 3 प्रोसेस कंट्रोल टेक्निक करने के लिए आपको एक ग्राफ बुक की ज़रूरत होगी। तो एक ग्राफ बुक आप ले लेंगे। आइए पहले समझते हैं कि इसकी मीनिंग क्या होती है। प्रोसेस कंट्रोल टेक्निक होता क्या है? इसे स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल भी बोलते हैं। अब आपने देखा होगा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं वहाँ पर एवरी डे ऑटोमेटिक मशीन्स पर प्रोडक्शन होता है। अगर मैं सपोज करूँ कि ये हाइलाइटर है या ये पेन है, तो ये रोज़ के हज़ारों लाखों की क्वांटिटी में बनते होंगे और इन्हें बनाने के लिए ऑटोमेटिक मशीन्स का यूज़ किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि इस प्रोडक्शन में एक वेरिएशन आ जाता है। प्रोडक्शन में वेरिएशन आ जाना दैट मीन्स जिस क्वालिटी का प्रोडक्शन चाहिए उस क्वालिटी का प्रोडक्शन नहीं हो पाता। रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, वो रीजंस आपको सारे दिए हुए हैं कि क्यों हमारी क्वालिटी में वेरिएशंस आ जाता है। ये रहा, देखो नेक्स्ट पेज पर, वेरिएशंस इन क्वालिटी क्यों होता है। तो बहुत सारे इसके रीजंस हैं। कई बार रॉ मटेरियल क्वालिटी में बेस्ट नहीं होता, हमें रॉ मटेरियल ही इन्फीरियर क्वालिटी का मिल गया तो क्वालिटी ख़राब हो जाएगी प्रोडक्शन की। मशीन्स में डिफरेंस आ जाना, ऑपरेटर्स में डिफरेंस आ जाना। सपोज करो एक ऑपरेटर प्रोडक्शन कर रहा है, उसकी जगह दूसरा ऑपरेटर आ गया तो क्वालिटी में चेंज आ जाता है थोड़ा सा। क्यों चेंज आ जाता है? आप घर में कप ऑफ टी भी बनाते हो ना, आप रोज़ अपने मॉम के हाथ से बनी हुई चाय पीते हो, कभी किसी और ने बना ली ना तो चेंज आ जाएगा। माइनर सा चेंज होगा बट होगा। यहाँ पर भी यही हो रहा है। ऑपरेटर चेंज हो गया तो प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ जाएगा। टाइम का डिफरेंस हो गया तो भी प्रॉब्लम आ जाएगा। सपोज करो कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहाँ पर शर्ट्स बनाए जाते हैं और शर्ट्स में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। कुछ डिपार्टमेंट्स कटिंग करते हैं, कुछ स्टिचिंग करते हैं, कुछ पैकिंग करते हैं। अब सपोज करो वहाँ पर भी एक ऑपरेटर चेंज हो गया, कटिंग करने वाला या स्टिचिंग करने वाला, तो शर्ट की क्वालिटी में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। तो कब तक हम ये डिफरेंस एक्सेप्ट करेंगे? कब तक हमारा जो कंज्यूमर है वो ये डिफरेंस एक्सेप्ट करेगा? आप मार्केट में इस पेन का एक पैकेट लेने गए, सपोज करते हैं कि 100 यूनिट्स आते हैं एक बॉक्स में, मैं सपोज बोल रहा हूँ, ठीक है। या आप कोई भी पैकेट लेने गए, स्टेपलर पेन है, XYZ कुछ भी प्रोडक्ट है मार्केट से, एक बॉक्स में 100 पीसेस आते हैं। आप एज अ कंज्यूमर जब यूज़ करते हो तो आपने देखा कि उसमें से 2 या 3 पीस खराब निकले, 2 या 3% प्रोडक्ट खराब निकला, तो आप एक्सेप्ट कर लोगे कि ठीक है, हमने स्टेपलर पेन्स का बॉक्स लिया था और उसमें 2% पेन्स खराब निकले। बट यही 2% अगर 20% हो गया तो 20% खराब निकले, 30% खराब निकले, तो क्या करोगे आप? एज अ कंज्यूमर आप उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे। एज अ कंज्यूमर आप उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो आप एक नोटबुक लेने गए मार्केट में
और एक नोटबुक में 200 पेजेस होते हैं और उसमें 1, 2 या 3 पेज खराब निकले तो आप एक्सेप्ट कर लोगे। लेकिन क्या 30 पेज खराब निकले तो आप उस नोटबुक को एक्सेप्ट करोगे? नहीं करोगे। आप 200 में से एज अ कंज्यूमर 1, 2 या 3 पेजेस डिफेक्टिव होंगे तो आप चला लोगे, लेकिन 30 पेजेस डिफेक्टिव होंगे तो आप नहीं चलाओगे। सो क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है? जब प्रोडक्शन होता है तो उस प्रोडक्शन को चेक किया जाता है कि वो परफेक्ट है या नहीं है। अगर एक बार डिफेक्टिव प्रोडक्ट मार्केट में चला गया और कंज्यूमर के पास पहुंच गया तो कंज्यूमर हमारा डिससैटिस्फाइड हो जाएगा, और एक बार अगर कंज्यूमर डिससैटिस्फाइड हो गया तो दूसरी बार वो हमारा प्रोडक्ट नहीं परचेज करेगा। सो इससे बेस्ट है कि हम अपने प्रोडक्ट का क्वालिटी कंट्रोल देखें। आपने जितने भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स देखे हैं, चाहे वो शूज़ हो, शर्ट्स हो, टी शर्ट्स हो, जिसमें नाइकी, एडिडास, ये जो कंपनीज हैं ये अपने क्वालिटी कंट्रोल पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं। वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनके प्रोडक्ट में उनका एक भी टी शर्ट डैमेज हो और वो मार्केट में चला जाए, वो उसे हटा देते हैं प्रोडक्शन में से। या अगर डैमेज होगा तो उसमें जो भी प्रॉब्लम होगा, पॉसिबल होगा, तो उसे वो क्लियर करेंगे और उसके बाद मार्केट में भेजेंगे। सो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दैट द प्राइमरी एम ऑफ एनी मैन्युफैक्चरर इज to see that the product manufactured by him should be acceptable to the customers। जो भी मैन्युफैक्चर करने वाला पर्सन होता है वो यही चाहेगा कि उसका प्रोडक्ट जो है उसके कस्टमर्स एक्सेप्ट कर लें। अगर कस्टमर्स एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट मार्केट में सेल कैसे होगा? Once a particular product becomes acceptable to the customer, he is to be vigilant about maintaining the same standard of quality। एक बार अगर हमारा प्रोडक्ट मार्केट में चला गया, कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिया, तो हमें अब उस क्वालिटी को मेंटेन करके रखना है। ऐसा नहीं होगा कि हमने इस बार अच्छी क्वालिटी भेजी, कंज्यूमर ने एक्सेप्ट किया, नेक्स्ट टाइम हम अपनी क्वालिटी को रिड्यूस कर दें। अगर ऐसा होगा तो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन चला जाएगा। इन स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल द टर्म क्वालिटी डज नॉट मीन द बेस्ट वन। अंडरलाइन कर लो इसे। द टर्म क्वालिटी डज नॉट मीन द बेस्ट वन बट इट इज रिलेटेड टू सम स्पेसिफिक स्टैंडर्ड। ऐसा नहीं है कि हमारा प्रोडक्ट बेस्ट होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बट हमारे प्रोडक्ट के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो मेंटेन होने चाहिए। हमारे प्रोडक्ट के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो मेंटेन होने चाहिए। हमने अपने कंज्यूमर को जो पहले दिया था आज भी वो ही देंगे। सो इन सब बातों का ध्यान रखना होता है क्वालिटी कंट्रोल में। अब हम ये देखेंगे कि कंज्यूमर कब उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। कंज्यूमर इस प्रोडक्ट को कब एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक तो आपने मीनिंग समझ ली कि क्वालिटी कंट्रोल का मीनिंग क्या होता है, कि हमें अपने कंज्यूमर को बेस्ट प्रोडक्ट देना है और जितना हो सके कम से कम उस प्रोडक्ट में डैमेज होना चाहिए या डिफेक्ट्स होने चाहिए। मैं मानता हूँ आप नोटबुक परचेज करते हो और 200 पेजेस में से 1-2 पेज अंदर ऐसे होंगे जिसमें लाइंस आपके आगे पीछे होंगी या प्रॉपर लाइंस प्रिंट नहीं की हुई होंगी या पेज ख़राब होगा, लेकिन रेयरली होता है। वो क्या करते हैं मैन्युफैक्चरर, अगर ऐसे पेजेस आ भी जाते हैं ना उनको तो वहाँ से हटा देते हैं। बट हो सकता है किसी ऑपरेटर की मिस्टेक की वजह से वो पेज रह गया और वो आपकी नोटबुक बनकर आ गई। अदरवाइज़ जो भी आपको क्वालिटी प्रोवाइड करेगा कभी नहीं चाहेगा कि मेरे कंज्यूमर के पास कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट जाए, किसी भी टाइप का क्वालिटी हो। इवन अगर एक टीचर भी है तो वो हमेशा यही चाहेगा कि मेरे स्टूडेंट्स के पास
टाइम पर मेरे लेक्चर्स डिलीवर्ड हों, मैं अपनी लेक्चर्स में क्वालिटी प्रोवाइड करूं, स्टूडेंट्स को समझ में आना चाहिए, टाइम पर उनका कोर्स पूरा होना चाहिए, टाइम पर उनके डाउट सॉल्व होने चाहिए, दैट इज़ क्वालिटी। अब कब ऐसा होता है कि हमारा प्रोडक्ट एक्सेप्ट नहीं होता मार्केट में? सो ये मैंने आपको रीजंस बताए कि हमारे पास रॉ मटेरियल ही इन्फीरियर क्वालिटी का आ गया, ख़राब क्वालिटी का आ गया, मशीन्स हमारी डिफरेंट हो गए, ऑपरेटर हमने चेंज कर दिया। सो इन सभी रीज़न से हमारे प्रोडक्ट में वेरिएशंस आ जाते हैं। सो वेरिएशंस कब तक एक्सेप्टेबल होंगे? तो इस चैप्टर में आपको ग्राफ बनाने हैं। ग्राफ में आपको ये 3 लाइंस देख लीजिए, इन तीनों लाइंस का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है ग्राफ में। ये शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, मैं भी ग्राफ में शॉर्ट फॉर्म यूज़ करूँगा और उनके फुल फॉर्म्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। UCL का मतलब होता है अपर कंट्रोल लिमिट, UCL दैट मीन्स अपर कंट्रोल लिमिट, LCL दैट मीन्स लोअर कंट्रोल लिमिट एंड CL दैट मीन्स सेंट्रल लाइन। CL दैट मीन्स सेंट्रल लाइन, यहाँ पर हम CL यूज़ करेंगे। सो ये तीनों लाइंस हैं, अगर हमारा ग्राफ इनके बीच में होगा तो कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेगा। अगर हमारा ग्राफ इनसे बाहर गया तो कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो ऐसी कंडीशन में हमें ग्राफ्स बनाने हैं और बताना है कि ये एक्सेप्टेबल होगा कि नहीं होगा। नाउ UCL, LCL एंड CL सेंट्रल लाइन। अब ये जो पूरा ग्राफ है, ये जो पूरे ग्राफ जो हमें बनाने हैं, उसके लिए आपको एक तो X बार चार्ट बनाना होगा, X बार चार्ट, और दूसरा हमें R चार्ट बनाना होगा। ये रहा R चार्ट। अब उसके कुछ फॉर्मूलाज हैं जिस पर आपको ध्यान देना है और उन फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग ही आपका पूरा चैप्टर चलने वाला है। सो ये रहे फॉर्मूला। सबसे पहले आपको X डबल बार कैलकुलेट करना आना चाहिए। नाउ X बार क्या होता है? तो आप स्टैटिस्टिक्स में सीख कर रहे हो। X बार दैट मीन्स सिग्मा x अपॉन n, हम एवरेज निकालते हैं। X डबल बार क्या होगा? एवरेज का भी एवरेज निकालना, दैट इज X डबल बार। आपके पास एक एवरेज है, उसका भी आप एवरेज निकाल रहे हो। कैसे? एग्जाम्पल के साथ समझो। अभी आप TY BCom में हो, आपके पास 10th से लेकर अभी तक के सारे रिजल्ट्स अवेलेबल हैं। 10th, 11th, 12th, सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब मैं आपको बोलूं कि 10th से लेकर अभी तक के सारे रिजल्ट्स जो हैं वो आपका एवरेज है, कि 10th में आपके 7 सब्जेक्ट्स थे, आपने 7 सब्जेक्ट्स में कितना स्कोर किया, वो आपका एवरेज है, परसेंटेज है। 12th में आपके 6 या 7 सब्जेक्ट्स थे, 7 सब्जेक्ट्स का टोटल कर डिवाइड बाय 7 किया तो आपका एवरेज बन गया। अब मैं आपका 10th, 11th, 12th FY, SY का पूरा एवरेज निकाल रहा हूँ। सो ये होगा एवरेज का भी एवरेज। सो दैट इज X डबल बार। X डबल बार सिग्मा x अपॉन m एंड R बार सिग्मा R अपॉन m। उसके बाद हमें X बार चार्ट एंड R चार्ट बनाना है, जिसमें सेंट्रल लाइन जो होगी वो होगा हमारा ये जो X डबल बार कैलकुलेट किया है। लोअर कंट्रोल लिमिट्स X डबल बार माइनस A2 R बार एंड अपर कंट्रोल लिमिट X डबल बार प्लस A2 R बार। बहुत ही इजी फॉर्मूलाज हैं। ये तीनों लाइंस बन गए, आपका आंसर निकल जाएगा। सेम R चार्ट में करना है। अब ये A2 क्या होता है? तो A2 की वैल्यू आपको दी हुई होगी सब में, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको A2 का वैल्यू दिया हुआ होगा। सेंट्रल लाइन R बार, लोअर कंट्रोल लिमिट D3 R बार, अपर कंट्रोल लिमिट D4 R बार।
ये भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। सो इतने पॉइंट्स अगर आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं, आपको हार्डली 10 मिनट्स लगेंगे सम पूरा करने में। बहुत ही इजी चैप्टर है, ध्यान से समझना। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। सो आइए एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कैसे बनाना है हमें। सो आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 26 लिया है, क्वेश्चन नंबर 26। सो पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और फिर हमें कैसे कैलकुलेट करना है वो समझेंगे। सो सबसे पहले हम एक्स बार चार्ट को समझते हैं। ये आपके सामने है एक्स बार चार्ट, मैंने आपको बताया ग्राफ की ज़रूरत होगी आपको। सो आइए एक्स बार समझते हैं कि एक्स बार चार्ट कैसे बनेगा। पहले मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। The following table gives mean and range of 10 samples each of size 5। अब देखिए एक प्रोडक्शन हो रहा है, उस प्रोडक्शन में से 10 यूनिट्स का सैंपल निकाला, 5 यूनिट्स का सैंपल निकाला और ऐसे सैंपल्स 10 टाइम्स निकाले। M is equals to 10 and N is equals to 5। ये 5 क्या है? ये है साइज ऑफ सैंपल और M इक्वल्स टू 10 क्या है? नंबर ऑफ सैंपल्स। अब ध्यान से समझो, सपोज करो मेरे पास मेरी फैक्ट्री में ये पेन बन रहा है, तो मैंने चेक करने के लिए हज़ारों पेन्स पड़े हुए हैं, 5 पेन्स निकाल लिए चेक करने के लिए कि उनका क्वालिटी कैसा है, परफेक्ट तो है, सही तो है। तो 5 पेन्स निकाल दिए, सो साइज ऑफ सैंपल कितना है? 5। और ऐसे 5 करके 10 टाइम्स सैंपल निकाले, 10 बार सैंपल निकाले। सो मैंने कितने सैंपल्स लिए? नंबर ऑफ सैंपल्स 10। पहले 5 लिए, फिर मैं दूसरी जगह चला गया, वहाँ पर बहुत सारा प्रोडक्शन हो रहा था, वहाँ से 5 लिए, फिर मैं तीसरी जगह चला गया, पूरी फैक्ट्री में पेन्स का प्रोडक्शन हो रहा है। सो मैंने अलग अलग जगहों से 5-5 पेन उठाए और ऐसे 10 जगहों से 10 सैंपल लिए और उन्हें चेक करने के लिए ऑफिस में चला गया। सो n इक्वल्स टू 5 साइज ऑफ सैंपल एंड m इक्वल्स टू 10 नंबर ऑफ सैंपल। नाउ हम x बार चार्ट समझते हैं, हम x बार चार्ट समझेंगे। सो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ control limits for x bar chart, control limits for x bar chart। अब सबसे पहले हमें फर्स्ट जो ज़रूरत होती है वो होती है सेंट्रल लाइन। सेंट्रल लाइन मीन्स CL। एक्स डबल बार जो होता है उसे सेंट्रल लाइन कहते हैं। मैं आगे आपको फॉर्मूला टिक करवा के आया हूँ कि एक्स बार चार्ट में सेंट्रल लाइन कहाँ होती है, तो ये रही, ये आप नोट डाउन कर लो। सेंट्रल लाइन मीन्स एक्स डबल बार, LCL lower control limit x double bar minus A2 bar and upper control limit. So now x double bar and x double bar का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा x bar upon n। So x double bar that means sigma x bar divided by n। Now क्वेश्चन में आपको
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर ऑफ सैंपल्स दिए हुए हैं। एक्स बार दिया हुआ है, वो मैंने सेम एज इट इज़ नोट डाउन कर लिया जो यहाँ पर था, एंड आर की जो वैल्यू है वो भी मैंने नोट डाउन कर ली। सो ये एक्स बार है, एक्स बार दैट मीन्स एवरेज। अब मैं एवरेज का भी एवरेज निकाल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, एवरेज का भी एवरेज निकाल रहा हूँ। सो एक्स बार का मैंने टोटल किया 442 डिवाइड बाय एम नंबर ऑफ सैंपल्स 10, तो मेरा सेंट्रल लाइन का जो टोटल आया है वो होगा 44.2। सेंट्रल लाइन का जो टोटल है वो है 44.2। नाउ सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट था, अब मैं सेकंड पॉइंट कैलकुलेट कर रहा हूँ अपर कंट्रोल लिमिट UCL। अब अपर कंट्रोल लिमिट के लिए फॉर्मूला क्या है, x डबल बार प्लस A2 R बार, x डबल बार प्लस A2 R बार। नाउ x डबल बार हम यहाँ पर कैलकुलेट कर आए हैं 44.2 प्लस A2, मैंने आपको बोला A2 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी, तो क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए A2 का वैल्यू दिया हुआ है 0.58। सो A2 की वैल्यू 0.58 इंटू R बार। R बार क्या होगा, या R की वैल्यू देखो कितनी है, टोटल किया 58, R की वैल्यू में हमने टोटल किया 58 और इसका एवरेज करेंगे, सो 58 डिवाइड बाय 10, सो ये आ जाएगा 5.8। ये हम सेकंड पेज पे कैलकुलेट करने वाले हैं आर चार्ट में वैसे भी। सो आर बार की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा आर अपॉन एम। आर बार की वैल्यू क्या होती है, ये रहा सिग्मा आर अपॉन एम। सो टोटल ऑफ आर 58 डिवाइड बाय एम 10। सो 44.2 प्लस 5.8 इंटू 0.58 3.36। सो फाइनल आंसर हुआ 47.56। यह है अपर कंट्रोल लिमिट। नाउ सेम थर्ड पॉइंट मुझे कैलकुलेट करनी है LCL। LCL दैट मीन्स x डबल बार माइनस A2 R बार, x डबल बार माइनस A2 R बार। x डबल बार की वैल्यू है 44.2 माइनस A2.58 एंड R बार 5.8। सो फाइनली अगर हम इसमें से ये माइनस करेंगे इसका मल्टीप्लाई, सो 44.2 माइनस 3.36, सो 44.2 माइनस 3.36, सो आंसर आ गया 40.84। तो ये हमारे तीनों लाइंस हमारे पास आ गए। कौन से लाइन, एक सेंट्रल लाइन, एक अपर कंट्रोल लिमिट एंड देन लोअर कंट्रोल लिमिट। अब ये है एक्स बार चार्ट के हमारे तीनों पॉइंट्स हमारे सामने हैं। अब हमें चार्ट ड्रॉ करना है। सो चार्ट जो है ऑलरेडी मैंने ड्रॉ करके रखा है। ऑन एक्स एक्सिस नंबर ऑफ सैंपल्स लिए हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड ऑन वाई एक्सिस हमने ये जो वैल्यूज़ दी हुई हैं, कौन सी वैल्यूज़, एक्स बार में, वो ली हैं। अब सबसे पहले हमें ये तीनों लाइंस ड्रॉ करनी है।
तीनों लाइंस जो होंगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होंगी। कंट्रोल लिमिट सेंट्रल लाइन है हमारा 44.2। सो यहाँ पर जैसे सारे नंबर्स आ जाएं, लोअर वैल्यू है 37 और इसमें हाईएस्ट वैल्यू है 49, 51। सो 37 से लेकर 51 के सारे पॉइंट्स कवर हों, ऐसे हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, जहाँ पर हमें अपनी सेंट्रल लाइन, ये सेंट्रल लाइन है ना 44.2, वो हमें यहाँ पर दिखानी है। देखो 44.2 ये सेंट्रल लाइन है। सो मैं हाइलाइटर से अब हाईलाइट करके आपको दिखाता जा रहा हूँ। ये है 44.2, ये रही हमारी सेंट्रल लाइन 44.2। फिर हमारा अपर कंट्रोल लिमिट आया है 47.5, तो मैंने एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ की जिसे UCL लिखा 47.5। फिर हमारा LCL लोअर कंट्रोल लिमिट है 40.84, सो मैंने यहाँ पर 40.84 पर LCL बनाया, लोअर कंट्रोल लिमिट बनाई। अब ये है कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा इतना प्रोडक्ट डिफेक्टिव होगा तो चलेगा, कम से कम इतना होगा तो भी चलेगा। सेंट्रल दैट मीन्स एवरेज, मीन्स अगर हमारे प्रोडक्ट, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आपको नहीं करना है, ठीक है, इस लाइन से लेकर इस लाइन के बीच में है तो कंज्यूमर हमारा एक्सेप्ट कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारे डिफेक्टिव इस बीच में हैं तो कंज्यूमर एक्सेप्ट करेगा, लेकिन इसके बाहर जा रहे हैं तो आउट ऑफ कंट्रोल है। तो ऐसा आपको कंक्लूजन देना है। अब ये ग्राफ बना कैसे, अब उस पर आते हैं। ये तो मैंने लाइंस आपको बनाना सिखाई। अब यहाँ पर फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट सैंपल में x बार की वैल्यू क्या है 43, तो यहाँ पर फर्स्ट सैंपल x बार की वैल्यू 43, ये 43 के सामने मैंने डॉट दे दिया। फिर सेकंड सैंपल में क्या है 49, तो सेकंड सैंपल में मैंने 49 पर डॉट रख दिया। अब क्या करूँगा, फर्स्ट डॉट से सेकंड डॉट को कनेक्ट करने के लिए लाइन ड्रॉ करूँगा। नाउ थर्ड सैंपल 37, सो थर्ड सैंपल में 37, ये रहा 37। फोर्थ, अब क्या करूँगा, सेकंड लाइन से थर्ड लाइन को कनेक्ट करूँगा। फोर्थ नंबर में 44, सो फोर्थ एंड 44, सो फोर्थ सैंपल में 44 पर डॉट किया एंड थर्ड एंड फोर्थ को कनेक्ट किया। फिफ्थ 45, सो फिफ्थ सैंपल में 45 पर डॉट किया और फोर्थ से फिफ्थ को कनेक्ट किया एंड सो ऑन। पूरे के पूरे लाइंस ऐसे ड्रॉ करते जाएंगे। अब ये लाइंस ड्रॉ हो जाने के बाद हमें ये देखना है कि ये लाइंस अपर कंट्रोल एंड लोअर कंट्रोल के बीच में होनी चाहिए। ये लाइंस अपर कंट्रोल एंड लोअर कंट्रोल के बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर ये लाइन अपर कंट्रोल एंड लोअर कंट्रोल के बाहर चली गई तो हमारा प्रोडक्शन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। सो एक्स बार चार्ट में देखिए, हमारा ये पॉइंट बाहर जा रहा है, ये भी पॉइंट बाहर जा रहा है और ये दोनों पॉइंट्स भी बाहर जा रहे हैं। सो फाइनली हमें यहाँ पर एक कंक्लूज़न देना होगा, रिटर्न कंक्लूज़न देना होगा कि एक्स बार में ये पॉइंट बाहर जा रहे हैं, इसलिए ये चार्ट आउट ऑफ कंट्रोल है, इसलिए ये चार्ट आउट ऑफ कंट्रोल है। सो सिंपल है, आपको पहले यहाँ पर सेंट्रल लाइन बनानी है, अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट, ये तीनों लाइंस आपकी आ गई। ये तीनों लाइंस यहाँ पर हॉरिजॉन्टल होंगी, ये सेंट्रल लाइन है, ये देखिए। सो ये तीनों लाइंस हो गए। ये आपको हाइलाइटर नहीं करना है, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। फिर ये जो ग्राफ है आपका इसके बीच में होना चाहिए। अगर इनके बीच में है तो हमारा प्रोसेस कंट्रोल में है, और अगर इसके बाहर चला गया तो हमारा प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल है। तो ये हमने एक्स बार चार्ट समझा। यहाँ पर हमने किस चार्ट को समझा, एक्स बार चार्ट को।
अब मैं आपको आर चार्ट समझाता हूँ। जैसे ही मैं आपको आर चार्ट समझाऊंगा आपके सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। सो ये देखिए, अब हम आ गए हैं आर चार्ट पर। सो आर चार्ट के लिए भी हमें सेम पहले कैलकुलेशन करनी होगी। और क्या कैलकुलेट करना होगा? सेंट्रल लाइन, अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट। सो आइए पहले कैलकुलेट कर लेते हैं आर चार्ट के लिए। तो ये जो मैंने बनाया ये एक्स बार चार्ट था, कंट्रोल लिमिट्स फॉर एक्स बार चार्ट। एंड नाउ मैं यहाँ पर हेडिंग दे रहा हूँ कंट्रोल लिमिट्स फॉर आर चार्ट। अब हम आर चार्ट के लिए कंट्रोल लिमिट्स बना रहे हैं। नाउ आर चार्ट के लिए सबसे पहले फर्स्ट सेंट्रल लाइन। सेंट्रल लाइन क्या होता है? सो फॉर्मूलास आपको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन करके आया हूँ कि सेंट्रल लाइन क्या होता है। ये रहे आर चार्ट में सेंट्रल लाइन, दैट मीन्स आर बार, LCL दैट मीन्स लोअर कंट्रोल लिमिट एंड UCL दैट मीन्स अपर कंट्रोल लिमिट। क्लियर? सो यहाँ पर LCL का फॉर्मूला है D3 इंटू आर बार और UCL है D4 इंटू आर बार। अब ये D3 D4 क्या है तो ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। सो नाउ आइए अब हम आर चार्ट समझते हैं। नाउ सेंट्रल लाइन आर बार। सो आर बार क्या होगा? सिग्मा आर अपॉन एम। और सिग्मा आर क्या है? ये हम आर ऑलरेडी कैलकुलेट करके आए हैं 58। सो सिग्मा आर 58 डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल्स 10। सो ये आ गया 5.8। आर बार की वैल्यू आ गई 5.8, जो हमने यहाँ पर कैलकुलेशन में भी यूज़ किया इसे। ठीक है, 5.8। नाउ ये है सेंट्रल लाइन। नाउ सेकंड हम इसमें कैलकुलेट करेंगे UCL, अपर कंट्रोल लिमिट। अपर कंट्रोल लिमिट के लिए फॉर्मूला D4 इंटू आर बार। फॉर्मूलाज अब आपको याद हो जानी चाहिए। फॉर्मूला के बिना स्टैटिस्टिक्स पॉसिबल नहीं है। अपर कंट्रोल लिमिट D4 इंटू आर बार। सो D4 क्या है? तो यहाँ पर D4 का वैल्यू दिया हुआ है, देखो आपको 2.11 इंटू आर बार 5.8। तो ये आंसर हो जाएगा 12.23 एंड देन 8 आ रहा है तो मैं 12.24 लिख रहा हूँ। नाउ थर्ड लोअर कंट्रोल लिमिट। लोअर कंट्रोल लिमिट का फॉर्मूला D3 इंटू आर बार। D3 क्या है? D3 का वैल्यू दिया हुआ है 0। 0 इंटू आर बार की वैल्यू है 5.8। सो आंसर इज 0। नाउ आर चार्ट के लिए तीनों लिमिट्स हमें मिल गए, सेंट्रल लाइन, अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट। अब हम ये तीनों ड्रॉ करेंगे ग्राफ पर। तो यहाँ पर देखिए सेंट्रल लाइन है 5.8, तो ये रही सेंट्रल लाइन 5.8, ये रहा। शायद आपको पेंसिल से क्लियर दिखाई दे रहा हो होपफुली, नहीं तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की हुई है 5.8 पर।
अब ये 5.8 पर कैसे ड्रॉ की? सो ऑन एक्स एक्सिस 1 to 10 सैम्पल्स लिए हैं एंड ऑन वाई एक्सिस हमने आर की वैल्यू ली है। सो आर की मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज़ कवर हो जाएं उसे ध्यान में रखते हुए और हमारे सेंट्रल लाइंस कवर हो जाएं उन्हें ध्यान में रखते हुए 1-1 के गैप पर ऑन वाई एक्सिस आर की वैल्यू ली है और ये आर चार्ट बनाया है। नाउ सेंट्रल लाइन 5.8, अपर कंट्रोल लिमिट 12.24। सो अपर कंट्रोल लिमिट 12.24। सो 12 के बाद 12 और 13 के बीच में सेकेंड लाइन से थोड़ा सा ऊपर बनेगी 12.24। ये है अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट इज़ 0। यहाँ पर लोअर कंट्रोल लिमिट 0 है। सो ये जो ऑन एक्स एक्सिस है ये 0 है और इसी 0 पर लोअर कंट्रोल लिमिट बना हुआ है। दैट मीन्स ये जो एक्स एक्सिस है ये इसका लोअर कंट्रोल लिमिट है। अब हमें क्या करना है? सेम हमें आर चार्ट ड्रॉ करना है। कैसे? वैल्यूज़ देखिए। सैम्पल नंबर 1 वैल्यू दी हुई है 5। सो ये रहा 1 और 5, यहाँ पर डॉट दे दिया। ये आपको जो आपने यहाँ टेबल ड्रॉ की है यहाँ से भी मिल जाएगा 1 5। देन सेकंड सैंपल पर वैल्यू है 6। सो सैंपल 2 वैल्यू 6, यहाँ पर डॉट किया और 5 और 6 के डॉट को कनेक्ट कर दिया। सैंपल 3 वैल्यू 5, आर के वैल्यूज़ देख रहा हूँ अब मैं। सैंपल 3 वैल्यू 5। सो 3 और 5 पे डॉट किया और इन डॉट्स को कनेक्ट किया एंड सो ऑन, बाकी के डॉट्स भी यहाँ पर लिखे। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये देखना है कि आर चार्ट में ये जो हमारी लाइंस बनी है ये अपर कंट्रोल एंड लोअर कंट्रोल के बीच में है तो हमारा प्रोसेस सही है। अगर कोई भी पॉइंट बाहर जा रहा है, चाहे अपर के बाहर जाए या लोअर के बाहर जाए, तो वो प्रोसेस कंट्रोल में नहीं है। सो फाइनली अब हमें कंक्लूज़न देना होगा। सो कंक्लूज़न कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, सो मैं यहाँ पर पहले कंक्लूज़न लिख रहा हूँ। conclusion for R chart, for R chart। सो R chart के लिए कंक्लूजन क्या होगा? सारे सैंपल्स का जो पॉइंट्स हैं वो अपर कंट्रोल और लोअर कंट्रोल के बीच में हैं। सो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एज all the sample होपफुली आपको दिखाई दे रहा है। हाँ, फॉर ऑल, बुक की अब हमें ज़रूरत नहीं है, बुक हटा देते हैं। फॉर आर चार्ट एज ऑल द सैंपल वैल्यूज आर between upper control limit and lower control limit, therefore the process is under control, the process is under control with respect to R chart।
ये मैंने आर चार्ट के लिए कंक्लूजन लिखा है। क्या लिखा? एज ऑल दी सैंपल वैल्यूज़, ये जितने भी सैंपल वैल्यूज़ हैं आर बिटवीन अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट, ये सारे वैल्यूज़ अपर कंट्रोल और लोअर कंट्रोल के बीच में हैं। देखिए कोई भी पॉइंट बाहर नहीं गया इसमें। सो देयरफॉर द प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल विथ रेस्पेक्ट टू आर चार्ट। अब ऐसा सेम मुझे कंक्लूजन एक्स बार चार्ट के लिए भी लिखना है। सेम कंक्लूजन एक्स बार चार्ट के लिए भी लिखेंगे। मैं यहाँ पर होपफुली आपको दिखाई देगा, ठीक है। चलिए, या तो नेक्स्ट पेज पर ही मैं यहाँ कंक्लूजन लिख देता हूँ, आप उसे एक्स बार चार्ट के साथ लिखना क्योंकि आगे जगह नहीं है। सो नाउ कंक्लूजन फॉर एक्स बार चार्ट। कंक्लूजन फॉर एक्स बार चार्ट। अब यहां पर देखिए कुछ वैल्यूज बाहर गई हैं। कौन सी वैल्यूज बाहर गई हैं? एक 2 का वैल्यू बाहर चला गया और 7 का वैल्यू बाहर चला गया, मीन्स अपर साइड से बाहर गया है। और 3 और 6 का लोअर से भी नीचे आ गया। तो पहले 2 और 7 अपर कंट्रोल लिमिट्स के ऊपर हैं, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वैल्यूज ऑफ एज वैल्यूज ऑफ सैंपल नंबर 2 and 7 are above upper control limit and 3 and 6 are below lower control limit, ये LCL है, below lower control limit, therefore the process is out of control with respect to एक्स बार चार्ट। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये हमने आर चार्ट बनाया, ये मैंने आर चार्ट का कंक्लूजन लिखा, और ये जो एक्स बार चार्ट का कंक्लूजन है ये आप एक्स बार चार्ट जहाँ पर हमने बनाए हैं उसकी कैलकुलेशन में नीचे लिखोगे। मुझे यहाँ पर जगह नहीं थी या प्रॉपर मैं नहीं कंक्लूजन लिख पाता, इसलिए मैंने पीछे लिखा है। सो एनी हाउ आपको चार्ट में देखना क्या है, सबसे पहले आपको 3 लाइन बनानी है। सेंट्रल लाइन, अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट। तीनों बनाने के लिए मोस्ट इजीएस्ट फॉर्मूलाज हैं TY जैसे स्टैंडर्ड में आपके पास। सेंट्रल लाइन मीन्स एक्स डबल बार, अपर कंट्रोल लिमिट मीन्स एक्स डबल बार प्लस A2R बार, एंड लोअर कंट्रोल लिमिट मीन्स एक्स डबल बार माइनस A2R बार। ये तीनों लाइंस बनाने के बाद आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, जो आप 11th स्टैंडर्ड में सीख कर आए हो। ग्राफ में आपको ये देखना है कि कोई पॉइंट अपर कंट्रोल से बाहर जा रही है एंड लोअर कंट्रोल से बाहर जा रही है तो आउट ऑफ कंट्रोल है। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, एज वैल्यूज ऑफ सैंपल नंबर 2 and 7 आर अबोव अपर कंट्रोल लिमिट एंड 3 and 6 आर बिलो लोअर कंट्रोल लिमिट, सो द प्रोसेस इज आउट ऑफ कंट्रोल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बार। एक्स बार चार्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल है।
और सेम आर चार्ट में मैंने वैल्यूज़ क्या लिखी, अपर कंट्रोल एंड लोअर कंट्रोल के बीच में है ये ग्राफ, मीन्स ये लाइंस बाहर नहीं जा रही हैं, कोई भी पॉइंट बाहर नहीं गया। तो यहाँ पर मैंने लिखा एज ऑल द सैम्पल वैल्यूज आर बिटवीन अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट, देयरफॉर द प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल विथ रेस्पेक्ट टू आर चार्ट। आर चार्ट में अंडर कंट्रोल है एंड एक्स बार चार्ट में आउट ऑफ कंट्रोल है। सो स्टूडेंट्स, ये आज हमने फर्स्ट सम स्टार्ट किया, इंट्रोडक्शन दिया, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा इस चैप्टर को पूरा करने में, इस सम को पूरा करने में। मैं फिर से बता रहा हूँ, हमारा अकाउंट्स में मैनेजमेंट अकाउंट पूरा हो चुका है। विद इन दिस वीक हमारा स्टैटिस्टिक्स भी पूरा हो जाएगा। सो ये है एक्स बार चार्ट। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लेक्चर को पॉज कर नोट डाउन कर लीजिए। हर एक पेज पर मैं 5 सेकंड्स रुकूंगा ताकि आप आराम से स्क्रीनशॉट ले पाएँ इसका। सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसका स्क्रीनशॉट पहले आप ऊपर से नोट डाउन कर लीजिए। एंड देन ये एक लाइन नीचे जा रही है, यहाँ तक ही है लास्ट। ये 40.84 है ना, यही है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है। देखिए, ये सिर्फ मैंने अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट कैलकुलेट की है यहाँ पर। नाउ ये आर चार्ट है। स्केल हमेशा हमें दिखाना होता है कि हमने ऑन एक्स एक्सिस क्या लिया है, ऑन वाई एक्सिस क्या लिया है। ये जो लाइंस हैं ये आपको पेंसिल से ड्रॉ करनी है, हाइलाइटर यूज नहीं करना है आपको। और ये हैं कंट्रोल्स और कंट्रोल लिमिट्स फॉर आर चार्ट और उसके कंक्लूजन दोनों के। होपफुली इस वीक आपका स्टैटिस्टिक्स पूरा हो जाएगा। अकाउंट्स ऑलरेडी हम पूरा कर चुके हैं। नेक्स्ट वीक से हम जो आपका सेकेंड अकाउंट है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो ये लेक्चर यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर के साथ, इसके ही सम्स को कंटिन्यू करेंगे आगे।